नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत पाठ 6 अक्लमंदी इस कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए 7वीं कक्षा के अंतर्गत बाल भारती पाठ्यपुस्तक में दूसरी इकाई में हम पाठ 6 अक्लमंदी इस कविता की जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, अक्लमंदी मतलब क्या? आप लोग अक्लमंद के शब्द के अर्थ को बहुत बखूबी जानते होंगे। अक्लमंद मतलब जो बुद्धिमान, जो होशियार होता है, और अक्लमंदी मतलब जो अपनी समझ और बुद्धि का सही प्रयोग करता है और सही से उस कार्य को सफलता से पूर्ण करता है ना। जिसमें समझ हो, जिसमें अक्ल हो, या जो बुद्धि का उपयोग करता हो अच्छे से, तो वो अक्लमंद कहलाया। बुद्धि तो सभी के पास होती है ना। तो यहाँ पर बच्चों, ये जो कविता है अक्लमंदी, इसमें कवि ने प्रकृति में जो भी कुछ प्रकृति करती है बहुत कुछ सोच समझ के करती है। हमें उसके कार्य पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। इस कविता में वर्णित घटना में यदि आम बेल में लगे हों और खरबूज पेड़ पर लगे हो तो मियाँ मिट्ठू की नाक का तो पता ही नहीं चलता। आप जब कविता पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि मियाँ मिट्ठू अक्लमंदी का कार्य कर रहे हैं या बेवकूफ़ी का। अक्लमंदी का विरुद्धार्थी शब्द क्या हुआ? बेवकूफ़ी। इस कविता में कवि ने हास्य के माध्यम से प्रकृति में जो कुछ हो रहा है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, इसके लिए प्रेरित किया है। अब बच्चों, कविता क्या है? यहाँ पर देखिए, कविता शब्द नहीं, कविता अर्थ नहीं, कविता वह अनुभूति भी नहीं, कविता वह रीति भी नहीं जिस बंधन और तुकांत में हमें वह दिखती है। कविता काष्ठ की अग्नि है, कविता ऋषि के ध्यान में उतरी ध्वनि है, कविता किसी संवेदना का उन्मुक्त प्रवाह हो सकता है वह कोई आग हो, कविता गंधर्व की राग हो सकता है वो बेआवाज हो। तो बच्चों, कविता क्या है? कविता जो पंक्ति, जो छंद हम पढ़ते हैं उससे हमें किसी रस का या किसी रस की अनुभूति होती है, वो कविता कहलाती है। तो यहाँ पर जो हम कविता पढ़ेंगे उससे हमें हंसी आएगी, हास्य का रस हमें मिलेगा। तो यह कविता हास्य रस कविता है। आप लोगों को इसके पहले मैंने बताया था कि कविता में कितने रस होते हैं, है ना। आइए एक कविता हम यहाँ पर पढ़ते हैं, हास्य रस की कविता क्लास मॉनिटर पर है। यहाँ पर देखिए, जो क्लास में बने मॉनिटर कोरी शान दिखाते हैं, आता जाता कुछ भी नहीं पर हम पर रोब जमाते हैं। जब क्लास में टीचर नहीं तो खुद टीचर बन जाते हैं, कॉपी पेंसिल लेकर बस नाम लिखने लग जाते हैं। खुद तो हमेशा बातें करें हमें चुप करवाते हैं, अपनी तो बस गलती माफ़ हमें बलि चढ़ाते हैं। इस तरह ये क्लास मॉनिटर पे हास्य रस की कविता थी। आइए देखते हैं बच्चों कविता की परिभाषा। कविता राजा रानी के सिंहासन का गुणगान नहीं, कविता चंदर बरदाई की पीढ़ी का अभिमान नहीं, कविता नारी शरीर की सुंदरता का शोध नहीं, कविता केवल कुछ शब्दों की तुकबंदी का बोध नहीं, जो अनाथ बच्चों की पीड़ा कह पाए वो कविता है, जो माँ के अश्कों के संग संग बह पाए वो कविता है, जो सुनने पढ़ने वालों को याद रहे वो कविता है, जो कवि के मर जाने के बाद भी याद रहे वो कविता है। यहाँ पर बागी विकास जी की यह कविता है जिसमें कविता की अनुभूति, कविता क्या है उसके बारे में उन्होंने बताया है कविता के द्वारा ही। तो कविता क्या है? कविता वह शाब्दिक अर्थ है जो काव्यात्मक रचना या कविता कृति जो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है। काव्य वह वाक्य रचना है जिससे चित्त किसी रस या मनोवेग से पूर्ण हो, अर्थात वह जिसमें चुने हुए शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोवेगों का प्रभाव डाला जाता है। इस प्रकार रस गंगाधर में रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य कहा गया है। तो बच्चों, आप लोग जान गए कि कविता किसे कहते हैं और कविता के 9 रस होते हैं। इसके बारे में भी आप लोगों ने जानकारी इसके पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। और जब हम कुछ कविता पढ़ते हैं बच्चों, तो उसमें जिस रस की अनुभूति होती है, अर्थात कविता
क्या है, उसी रस से संबंधित है। जैसे अब मैं कविता पढ़ रही हूँ, मुझे हंसी आ रही है तो ये हास्य रस की कविता हो गई। अगर किसी के वर्णन की अनुभूति हो रही है, वहाँ पर किसी की प्रशंसा की हो रही है तो श्रृंगार रस हो गया, है ना। इस प्रकार करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस, इस प्रकार से 9 रस की कविताएं हमारे सामने कविता के रूप में आती हैं। हास्य रस की कविता बच्चों आप लोग हमेशा सुनते रहोगे। जैसे एक हम लोग हमेशा गाते हैं, आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, बैगन की टोकरी में सो रहे थे, है ना। इस प्रकार से, और आप लोगों ने जो प्राइमरी की कक्षाएं होंगी उस समय आप लोगों ने भी कविताएं सुनी होंगी। जैसे कि धम्मक धम्मक आता हाथी, धम्मक धम्मक जाता हाथी, अपने सूंड उठाता हाथी। ये सब बच्चों हास्य रस की कविताएं हैं। तो आइए आज हम अक्लमंदी जो हास्य रस की कविता है हमारे सामने, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर कवि ने प्रकृति में जो कुछ बदलाव होता है, परिवर्तन, उसे हमें वैसे ही स्वीकार करना चाहिए, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, इसके लिए प्रेरित किए हैं। जैसे आप लोग देखो, मौसम बदलता है तो उसके अनुसार हमारे खान पान हो जाते हैं, है ना। अगर गर्मी का मौसम आया तो हमें आइसक्रीम ज़्यादा अच्छा लगता है, और वही ठंडी का मौसम इस समय चल रहा है तो हम आइसक्रीम से परहेज करते हैं। इस समय हम गर्म चीज़ें खाते हैं ताकि हमें ठंडी से वो बचा सके। इस समय हम देखो ऊनी कपड़े पहनते हैं या मोटे कपड़े चादर ओढ़ कर सोते हैं। यही गर्मी के मौसम में ऐसा नहीं करते हैं। अगर बारिश आया तो हम छाता लेकर घर से निकलते हैं। बारिश के समय जो हमें जैसा रहन सहन रखना चाहिए हम वैसा ही रहन सहन रखते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति के अनुसार अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपने खान पान को, तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अब आइए बच्चों हम लोग कविता पढ़ते हैं। किसी गांव मिट्ठू नामक एक मियाँ जी रहते थे, बात बात खुद को खूब अक्लमंद कहते थे। बात दुरुस्त न लगे किसी की, आता काम पसंद नहीं, नाक चढ़ाकर हिज्जेबाजी करते रहते जहाँ कहाँ। एक दिवस ससुराल पहुँचने की उसने मन में ठानी, कपड़े पहन उठाकर थैला, फिर सिर पर छतरी तानी। तेज धूप में चलते चलते तन में स्वेद लगा झरने, फाड़ फाड़ कर आंखें मिट्ठू वृक्ष तलाशने लगा। बच्चों यहाँ पर इस कविता की पंक्तियों के अर्थ को हम लोग समझते हैं कि किसी गांव में, मतलब एक गांव में मिट्ठू नामक एक मियाँ जी रहते थे। खुद को खूब अक्लमंद बुद्धिमान समझते थे। अगर किसी की बात उनको दुरुस्त नहीं लगती थी तो क्या करते थे, वो उससे नाक चढ़ाकर हिज्जेबाजी करते थे, अर्थात बहस करने लगते थे, तू तू मैं करते थे। और एक दिन उन्होंने ससुराल जाने की ठानी और कपड़े पहनकर थैला लेकर, सिर पर छाता लेकर वो क्या किए, वहाँ से ससुराल जाने के लिए निकल पड़े। और जब उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी, शरीर से स्वेद अर्थात पसीना निकलने लगा, तो वो वृक्ष की तलाश करने लगे। क्योंकि बच्चों देखो, आप गांव में अक्सर देखते हो, अगर कोई यात्री है या कोई सफ़र कर रहा है, अगर उसे कहीं थकान लगता है तो वो अक्सर पेड़ के नीचे बैठकर अपनी थकान को मिटाता है। पेड़ के नीचे बैठने से हवा, शुद्ध हवा मिलती है और ठंडक मिलती है और हमें आराम मिलता है। तो इस प्रकार मिट्ठू मियाँ क्या करने लगे, वृक्ष को तलाशने लगे। अगली पंक्ति बच्चों, पाकर सुंदर वृक्ष आम का वह यह आनंद विभोर हुआ, उसकी ठंडी छाया में बस खूब मज़े से लेट गया। हरा भरा खेत पास में लहर लहर लहराता था, देख देख वह शोभा उसकी फूला नहीं समाता था। बड़े बड़े तरबूज खेत में देख देख वह ललचाया, खूब मीठे तरबूज वहाँ से तुरंत तोड़ कर ले आया। खा कर तरबूज मियाँ ने ऊपर को जब देखा तो मीठे मीठे और रसीले आम लगे थे ऊपर को। यहाँ पर बच्चों इस पंक्ति में वृक्ष तलाशने लगा। जब मियाँ मिट्ठू को एक सुंदर आम का वृक्ष मिला तो वो बहुत खुश हो गया। आनंद विभोर होना मतलब यहाँ पर मुहावरा है, बहुत खुश हो जाना। और उसकी ठंडी छाया में वो मज़े से लेट गया। यहाँ वहाँ हरे भरे खेत देखकर वो बहुत खुश हो रहा था, फूला नहीं समा रहा था, अर्थात बहुत खुश हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था।
फिर उसे एक तरबूज का खेत दिखा और वहाँ जाकर उसने वह तरबूज लेकर आया और उसे तोड़कर खाने लगा। फिर अचानक उसने देखा तो उसे आम के रसीले रसीले फल पेड़ों पर लगे हुए दिखे और वह उसे तोड़ने के लिए चल पड़ा। आगे अभी बच्चों अगली पंक्ति में आप लोग देखोगे। बच्चों कभी भी देखो आप लोग, फल जो है आप लोग देखते हो, आम जो फल है वो पेड़ों पे लगा होता है, तरबूज खेतों में होते हैं। तो ये सब का रहस्य आप लोग जानोगे तो आपको आश्चर्य होगा कि प्रकृति हमारी सुविधा के अनुसार जो कार्य करती है हमारी सुविधा के अनुसार होता है और उसके साथ हमें छेड़खान नहीं करनी चाहिए। अगर हम छेड़खान करने चले तो हमें ही उससे परेशानी होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए अगली पंक्ति। आम तोड़ने चढ़ा गिर पड़ा, यह लिए तुड़ा घुटने टकने, हाथ न आते देख आम तब त्योरी तान लगा बकने। खुदा बड़ा ही बेवकूफ़ है कैसे उसको समझाऊं, अगर कहीं मिल जाए मुझको तो कच्चा ही खाऊं। देखो बेवकूफ़ ने बेलों पर तरबूज लगाए हैं, कितने छोटे आम दरख्तों पर ऊंचे लटकाए हैं। अगर खुदा मैं होता तो सब गलती देता दूर भगा, पेड़ों पर बेलों पर चट देता आम लगा। देता रहा खुदा को गाली, आया मन में खेद नहीं, ठंडी हवा चली मिट्ठू को, नींद धड़क आई नींद वही। यहाँ पर देखिए बच्चों और आगे की पंक्ति को देखते हैं हम लोग। उसी समय ऊपर से एक आम अचानक टूट गिरा, टूटी नाक मियाँ मिट्ठू की, खून बह निकला बहु तेरा। ऐसी हालत में मिट्ठू से दर्द न झेला जाता था, फूट फूट कर रोता था और नाक नाक चिल्लाता था। आंसू और खून की उसके मुख पर धार लगी बहने, हाथ जोड़ फिर रोता रोता होकर खड़ा कहा, तुम लगा कहने खुदा बड़े लगा है आज पता, नहीं बुराई कभी करूँगा कर दो मेरी माफ़ खता। अगर आम के बदले ऊपर ये तरबूज लगे होते, मेरा निकल कचुम मर जाता, घर वाले किसको रोते। तो बच्चों यहाँ पर इस कविता में आप लोगों ने देखा कि मियाँ मिट्ठू क्या कर रहे थे, भगवान को ईश्वर को ही उल्टा सीधा बोल रहे थे या गाली बक रहे थे कि भगवान जो कर रहा है या जो उसने किया वो बहुत गलत किया है। लेकिन जब उनके ऊपर जब आम गिरा, जब वो आम के पेड़ के नीचे सोए थे और आम उनके नाक पर गिरा और खून बहने लगा, तो उनको लगा नहीं, जो प्रकृति करती है या जो ईश्वर हमारे साथ करते हैं वो बहुत सही होता है, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर यही आम की जगह पर वहाँ पर उस पेड़ पर तरबूज लगे होते और वो उनके मुंह पर जा गिरता तो आज उनकी हालत क्या होती, या तो वो भगवान को प्यारे हो गए होते और या फिर उनको बहुत ज़्यादा चोट लगी होती। तो इसके लिए आप लोग और अंत में देखो आप लोग मियाँ मिट्ठू ईश्वर से फिर पश्चाताप कर रहे हैं और माफ़ी मांग रहे हैं कि मैंने जो कहा वो सब भूल थी मेरी खता को, मेरी भूल को माफ़ कर दो। प्रकृति द्वारा जो कार्य होता है वह एकदम सही होता है, उसे हमें वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। उसके साथ कोई छेड़खानी करेंगे या उसको अस्वीकार करेंगे तो परेशानी हमें ही होगी। तो इस कविता में जो कुछ कवि हमें बताना चाह रहे हैं उसे आप लोगों तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की। बच्चों आप लोगों को अर्थ समझ में आया होगा कविता का कि इस कविता में मियाँ मिट्ठू के द्वारा उनकी अक्लमंदी को किस प्रकार उन्होंने हास्य रस की कविता के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।